नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस में हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है। काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हुई है। आज हम बात करेंगे द्वितीय गोल मेज सम्मेलन की और इसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है, किस तरह से कांग्रेस ने भाग लिया, क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ, अगर सफल भी हुआ तो कितना, असफल हुआ तो कितना, और फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा का द्वितीय क्षण। ठीक है। तो वहाँ पे कैसी प्रक्रिया होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सब लोग इसको लाइक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और प्लीज़, अगर आप लोगों को ऑनलाइन करना है, मेरा कोर्स करना है या अन अकेडमी पे आपको एडमिशन लेना है, तो मेरा रेफरल कोड यूज कर लेंगे EMR10। ठीक है। इसमें आपको PDF मिल जाएगी, हिस्ट्री मेरी तरफ से मिल जाएगी, एथिक्स मिल जाएगा मेरी तरफ से, लोक प्रशासन जिनका है लोक प्रशासन, वीकली करंट अफेयर मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कुछ छूटेगा इसमें, लगभग तो थर्ड पेपर छूटेगा, बाकी आप लोग ओवरऑल यहाँ से कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस रहेगा, तो आप जब भी कभी लगे कि हाँ मुझे सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ मेरा रेफरल कोड यूज करें AMR10। ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं। 10 बजे तो अभी नहीं हो रही है। ये टाइमिंग आप ध्यान कर लेना, 12 बजे है, 2 बजे है और ये 4 बजे। ठीक है। आप इसी टाइम पे हमारी क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं। इसमें मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ। तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज कराता हूँ, पॉलिटी की कराता हूँ और ज्योग्राफी की मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ। तो आप लोग 12, 2 बजे और 4 बजे ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है। चलो, ये मित्रों, हम लोग क्लास कर ही रहे हैं। मंडे टू सैटरडे होती है ये क्लास। अभी मंडे को है, आज भी नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यूट्यूब पे क्लासेस होती, एथिक्स और ज्योग्राफी क्लास हम लोग जल्द शुरू करेंगे। शुरू करते हैं फिर भाई। आप लोग कैसे मेरी क्लासेस देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड किया, रजिस्टर किया और मेरा नाम सर्च किया उधर, यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करते हुए मेरा नाम अमित कपूर है, और फॉलो कर लेंगे। जैसे फॉलो कर लेंगे तो मेरी क्लास इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मैसेज आता रहेगा आप लोगों को पास में, और सब्सक्राइब भी वहीं से करेंगे आप लोग। ठीक है। तो अगर नहीं भी हो रहा तो आप लोग अन अकेडमी अंडरस्कोर अमित कपूर, ये मेरा टेलीग्राम टेलीग्राम लिंक है। ठीक है। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, यूपीसीएस मेंस यूपीएससी में अपियर हो चुका हूँ, और पब्लिक एडमिन जो है वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, और लगभग 60 से 70% पोर्शन में कवर करता हूँ। 2 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अभी 8-9 महीने से अन अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं जिनके आप देखिए 15,000 से अधिक कोर्सेज अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करने की दो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, एक प्लस होगा, एक आइकॉनिक होगा। दोनों में मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो प्लस में आप देखते हैं कि लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, और आपको सारी लाइव क्लासेस जो भी हैं रिकॉर्डेड और जो लाइव है वो मिल जाएंगी आपको। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको। AMR कोड यूज करेंगे तो आप देखिए इसमें फीस जो है वो 10% लेस हो जाती है, ऑफ हो जाता है। ठीक है। जैसे 49,500 फीस है 1 साल की, मेरा कोड यूज करेंगे तो 44,550, तो ये फीस हो जाती है। तो आप इस कोड का और आइकॉनिक जो है बेस्ट होता है। आइकॉनिक में क्या होता है कि आपको पर्सनल कोच दिया जाता है, मेंटोरशिप मिल जाती है। मतलब वो कोच जो है एक्सपीरियंस होता है, इंटरव्यू दिया होता है, या फिर उसने 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो सब बताएंगे कि पैटर्न कैसा है, कैसा चल रहा है, कैसे आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस डेली इसमें कराई जाती है। तो आइकॉनिक बेस्ट होता है। हाँ, मतलब अगर आपने आइकॉनिक लिया तो आपको ऐसा लगेगा, फील होगा कि हाँ हम सच में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ बेस्ट एजुकेटर आपको जो है वो गाइड करते हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं और उनके साथ में आप लोग रहते हैं। ठीक है। उनके छत्र छाया में, ऐसा कहिए। इसमें मेरा कोड यूज करेंगे तो इसमें देखिए 1 साल का है, 2 साल और 3 साल का है। तो कोड यूज करेंगे तो इसमें एक्चुअल फीस 74,500, जो कि 12 महीने की। अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो इसमें देखिए 67,500 हो जाएगी। तो प्लीज़ जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ये आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे AMR10 और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए ठीक है। मित्रों, यहाँ पे ही आप लोग इनरोल होते रहिए कि ये कल होने वाला है।
तो 11 बजे है। अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर लेंगे, बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और AMR10 कोड यूज करेंगे इसके लिए। मित्रों अगर आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉम्बैट में आप देखिए जो जिनकी रैंक आ रही है 1 से 3 रैंक, वो कॉम्प्लीमेंट्री अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन उनको मिल जाएगा। और जिनका 4 से 10 रैंक है उनको 75% ऑफ मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे। और इसमें देखिए जिनका 11 से 50 है तो उनको 50% ऑफ मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे। मेरा कोड यूज कर लेंगे, ठीक है, MR10। और यहाँ पे देखिए आप लोग 51 से 500 के बीच में अगर कोई आता है रैंक वाला तो उसको 25% ऑफ मिलेगा अन अकेडमी प्लस पे सब्सक्राइब करने पर, ठीक है। तो ये सारा देखिए आपको 1 से लेके 500 तक के स्टूडेंट इस समय नामित किए गए हैं, तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हो। अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, तो अनलॉक हो जाएंगे आप लोग, उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। ये रहेगा मेरा कोड, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है। मित्रों ये बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कल से ही बैच स्टार्ट हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बैच में भी मेरा कोड यूज करेंगे, और जो भी इच्छुक हैं अभी से तैयारी करना चाहते हैं 2021 2022 के लिए, या 2023 के लिए करना चाहते हैं, या NCERT प्रीलिम्स के लिए करना चाहते हैं, तो निवेदन है कि आप मेरा कोड यूज करें, ठीक है। चलिए कॉम्बो भी इसमें दिया गया है, आइकॉनिक और प्लस को मिला के कॉम्बो दिया गया है, इसमें मेरा कोड यूज कर लेंगे। और EMI पे भी यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब किस्त के हिसाब से, किस्तों में भी आप कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। महीने के महीने किस्त देते रहिए और आप मेरा कोड अप्लाई करते रहिए, ठीक है। तो इस पे ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो इसको ध्यान में रखेंगे और 1 साल 2 साल 3 साल का सब्सक्राइब कर लेंगे। वैसे जब कॉम्बो मिला दिया गया है तो बहुत कम फीस हो जा रही है, इसमें भी बहुत कम फीस हो जा रही है। ये आइकॉनिक GS में है, ये प्लस GS में तो इसकी फीस कम है, ठीक है। इसमें कोड यूज कर लेंगे 10% और आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, छूट मिल जाएगी। मित्रों ये देखिए मैं स्पेशल क्लासेस लेता रहता हूँ, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। कितने बजे? 12 बजे होती है, 2 बजे और 4 बजे, ओके। अन अकेडमी मेरे कोर्सेज क्या क्या हैं एक बार देख लो। लोक प्रशासन तो है ही, 5:30 बजे पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में पूरा कराऊंगा, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री सारी हिस्ट्री जितनी भी है, आर्ट एंड कल्चर। और इसके साथ में पॉलिटी सेकेंड पेपर पूरा रहेगा IR के साथ में। एथिक्स चौथा पेपर, करंट अफेयर वीकली आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें एडिटोरियल भी डिस्कशन किया जाए विद क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलो आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग कर रहे हैं, कोड याद रखेंगे भाई AMR10। और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। बातें हमने कर ली हुई हैं, हम लोग लास्ट में एकदम से हैं, सब कुछ सारी चीज़ें कर ली हुई है। आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय गोल में सम्मेलन और सविनय अवज्ञा के द्वितीय चरण। कल हम लोग समसामयिक निर्णय पूर्ण कर लेंगे, और इसके बाद में ये राजनीति गांधी जी का हरिजन अभियान, और उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम वगैरह वगैरह करते हुए हम लोग खत्म फिनिश करें, ठीक है। हम लोग चलते हैं लास्ट में अपना देख लेते हैं। कराची सत्र के अंदर में कुछ खास बातें हमने देख लिया हुआ था। पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया हुआ था। नोट हमने कर लिया हुआ था कि भाई कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में निरंतर बरकरार रहा, ठीक है। इसके आगे आज हम चलेंगे नया टॉपिक। अब बातें हो गई यहाँ पे, गांधी जो समझौता हो जाता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कराची अधिवेशन भी देख लिया। कराची अधिवेशन में तमाम सारी बातें हमने देख ली थी। और जब कराची अधिवेशन हुआ है तो उस टाइम गांधी मिल समझौते को इम्प्लीमेंट वो स्वीकृत मिली वहाँ पे, और फिर गांधी जी ने कहा ठीक है, इरविन से बोले कि ठीक है हम द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेंगे जाके। और उसी के तहत जो है कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश के तहत खुद गांधी जी का अपना वक्तव्य और विचार लेके वो रवाना होते हैं। तो कहा जाता है कि कुछ 29 ऐसे अगस्त अगस्त को निकलते हैं, और ऐसे कुछ पहुंचते जाके 7-8 दिन में, ठीक है। तो द्वितीय गोल में सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका फेज, एक बार देख लो कितने दिन चला हुआ था। तो गांधी जी जब वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो दिन होता है 7 सितंबर 1931, और ये दिसंबर तक चलता है, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक भी है,
ठीक है, दिसंबर लास्ट तक की है, लगभग 29 या ऐसे कुछ चलता है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये 7 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चलता है गोलमेज सम्मेलन। लेकिन मित्रों, एक खास बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला हुआ था। जैसे कि आपने देखा हुआ था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तब भी कोई नतीजा नहीं निकला हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लेने के बावजूद भी जो है कोई नतीजा नहीं निकला था, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेनजीता रहा हुआ था, कैसा, कोई भी परिणाम या नतीजा नहीं निकला हुआ था, ठीक है। डेट याद रखना, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी रवाना होते हैं गांधी समझौतों के साथ में, और इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। तो कुछ शर्तें हमने देखी हुई थी, गांधी जी ने वो रक्षा और वो तमाम सारी चीज़ें देखा हुआ था, रक्षा या अपना योजना, सरकारी योजना, तमाम सारी चीज़ें हमने देख ली हुई थी उस पर, ठीक है। चलते हैं सामान्य जानकारी के तहत। गांधी जी समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन गए, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का स्थल जो था जहाँ पे सम्मेलन हो रहा था उसको ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस। और वो जिस जहाज से गए थे वो जहाज का नाम था राजपूताना, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी है, लंदन में हुआ है, जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस ध्यान रखेंगे, राजपूताना जहाज से जो है वो लंदन पहुंचते हैं। और इस समय ब्रिटेन में आप देखेंगे जो सरकार है अनुदारवादियों की है, उदारवादी नहीं, कैसे, अनुदारवादियों की है, दक्षिणपंथी विचारधारा लोग जो है यहाँ पे एक छत्र जो है राज कर रहे हैं। सैमुअल होर जो है यहाँ पे भारत मंत्री है, तो ये भी दक्षिणपंथी है और बहुत अनुदार है, और हमेशा से ही कांग्रेस के, हाँ, खिलाफ रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि गांधी जी हैं, ध्यान रखना ये चीज, एकमात्र, बाकी कांग्रेस ने किसी को आधिकारिक रूप से भेजा नहीं है, एक और एकमात्र आधिकारिक ऑथराइज पर्सन कौन है, गांधी जी, ठीक है। तो ये रही आपके पास में सामान्य जानकारी कि भाई गोलमेज सम्मेलन में कैसे कैसे गांधी जी गए हुए, कहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हुआ है वगैरह, उस टाइम सरकार किसकी है वहाँ पे, अनुदारवादियों की सरकार है, और भारत मंत्री यहाँ पे सैमुअल होर है, वगैरह वगैरह। गांधी जी, ये ध्यान रखेंगे सिर्फ कि गांधी जी वहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एकमात्र आधिकारिक पर्सन या प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो ये रही आपके पास में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ, और इसमें देखेंगे शामिल व्यक्ति, जैसे कि महादेव देसाई, ध्यान नाम याद रखना, मैंने सब कुछ बता दिया इसमें। महादेव देसाई थे, दूसरा देवदास गांधी, इसके बाद में मीराबेन, और इसके बाद में आप देखेंगे एनी बेसेंट। तो ये तो सब गए थे, वहां पे मौजूद थे, ठीक है, यहाँ पे ये मौजूद थे, महादेव देसाई, देवदास गांधी, मीराबेन, और ये एनी बेसेंट। अब यहाँ पे कुछ और देखते हैं जो इनका अलग डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन से हिसाब से अगर देखें तो आपसे पूछा जा सकता है डेजिग्नेशन, भारतीय व्यापारी, ठीक है। ये घनश्याम दास बिरला जो है बैंकर के टाइप पे आप कह सकते हैं, भारतीय व्यवसायी थे ये यहाँ पे गए हुए थे, इन्होंने शामिल थे, ये जो इसमें हुए थे, शामिल हुए थे जाके। और सरोजनी नायडू, ये भारतीय महिला प्रतिनिधि थी, ये भारतीय महिला प्रतिनिधि थी, ये गांधी जी के साथ में गई थी। लेकिन गांधी जी, ध्यान रखना, हमने बताया आपको कि कांग्रेस का एकमात्र जो है आधिकारिक प्रतिनिधि वो कौन है, गांधी जी हैं। ये गांधी जी के साथ में गई हैं सरोजनी नायडू, और ये क्या है, भारतीय महिला प्रतिनिधि बन के गई, ठीक है। तो ये सारे ध्यान नाम याद रखना, मतलब महादेव देसाई, देवदास गांधी हैं, मीराबेन हैं, एनी बेसेंट हैं, घनश्याम दास बिरला हैं, सरोजनी नायडू हैं, और यहाँ पे कुछ उदारवादी भी है। अब ऐसा मत सोचना कि भाई कांग्रेस में उदारवादी है, उदारवादी है ये तेज बहादुर सप्रू, वही है, वही जिनका आप सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि, ठीक है। तो दो यहाँ पे उदारवादी ये भी शामिल होते हैं जाके, तो कितने नाम हो गए, 2 4 6 7 नाम हो गए। अब ये तो आपके रही पास में जानकारी। अब वो वर्ग जो है, कुछ अन्य वर्ग जो कांग्रेस के अलावा वर्ग या दल जो शामिल हुए थे, वो उनको देख लेते हैं एक बार फटाफट। वो कौन कौन से दल हैं यहाँ पे, एक तो दलित वर्ग है जो कि भीमराव अंबेडकर ये लीड करते हैं, और एक खास बात है कि एक ये वर्ग है जो बहुत प्रचलन में रहता है, भीमराव अंबेडकर जो है वो हर एक गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं, ये आपके पास में सामान्य जानकारी।
क्या तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए। ये तो दूसरा है, इससे पहले वाले में भी हुए। अब इसके बाद में एक और कौन, हिंदू महासभा, इसको लीड कौन कर रहा है, एम मौलवी, ये भी शामिल होते हैं जाके। ठीक है। अब मुस्लिम लीग से कौन कौन शामिल होते हैं देख लो, मोहम्मद इकबाल, अली इमाम और मोहम्मद अली जिन्ना। तो तीन लोग जो है मुस्लिम, ये मुस्लिम लीग से शामिल हुआ है। तो फिर से नाम याद कर लो, दलित वर्ग से तो भीमराव अम्बेडकर, ये तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। हिंदू महासभा में मौलवी, मदन मोहन मौलवी। मुस्लिम लीग में मोहम्मद इकबाल, अली मोहम्मद सॉरी अली इमाम और तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ये सारे क्या है, इसमें शामिल होने वाले लोग थे। ठीक है। कांग्रेस के साथ में, मतलब इसको मैंने अन्य की इस वजह से लिखा हो कि कांग्रेस इसमें शामिल हुआ। ठीक है। तो ये सब लोग इसमें शामिल हो रहे थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब ये तो गोलमेज सम्मेलन हुआ वहां पे। गांधी जी को कहा जाता है कि गांधी जी पहले से ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि ये जो गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, इसका ये बहुत ज्यादा कोई परिणाम लेके नहीं आएगा। ठीक है। हम भले ही तमाम माथा मार लें, तमाम सारी चीजें कर लें, लेकिन इसका कोई बहुत उनको उम्मीद नहीं थी इससे। ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि हमें कोई विशेष उम्मीद नहीं है। तो कैसे विशेष उम्मीद नहीं थी, ऐसा क्यों वो सोच रहे थे, ऐसा गांधी जी क्यों सोच रहे थे कि गोलमेज सम्मेलन से कोई विशेष उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि लास्ट में हमें निराशा ही हाथ लगेगी, बाकी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। तो ऐसा क्यों है, थोड़ा विस्तार से जानते हैं ऐसा क्यों। ठीक है। इसको जानना बहुत जरूरी है, विस्तार से जानते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने बता दिया हुआ था आपको कि अनुदारवादियों की, सबसे पहले जो सामान्य जानकारी में हमने बताया हुआ था, आमुदारवादियों की सरकार है, दक्षिणपंथी विचारधारा। वो देखो जो अभी हमने बताया था, ये सैमुअल हो, ये क्या भारत मंत्री कैसा है, बड़ा ही बेकार पर्सन है एकदम से, और बहुत ज्यादा कैसे कह सकते हैं कि अनुदारवादी है, बहुत ही एकदम से तानाशाही तरह व्यवहार करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, सैमुअल होर, क्योंकि उस टाइम ये भारत मंत्री है। ठीक है। भारत के जितने भी मामले यही देखता है। ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि गांधी जी को ऐसा उम्मीद क्यों लग रहा था, उनको क्यों ऐसा लग रहा था कि भाई हमें कोई विशेष उम्मीद नहीं है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। ठीक है। थोड़ा सा विस्तार समझते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिणपंथी खेमे ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बात करने का तीव्र विरोध किया। चर्चिल नाराज है दक्षिणपंथी विचारधारा कि भाई आपने तो बिल्कुल साथ में बिठा लिया उसको, कांग्रेस को, ऐसा कैसे करे। तो तीव्र क्या कर रहा है वो, कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर क्या बात करने का तीव्र विरोध किया। उसने भारत में और सुदृढ़ ब्रिटिश शासन की मांग की। जैसे देखा कि भाई यहाँ पे तो ये बराबरी का दर्जा मिल रहा है, तो यहाँ पे चर्चिल क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत को या भारत में और सुदृढ़ भारत शासन की मांग करने लग गया। पहला, तो यहाँ से इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, इस वजह से सबसे पहले गांधी जी को लगा। दूसरी बात और है, क्यों ऐसा लग रहा है, कहते हैं कि ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में बनी लेबर पार्टी में रूढ़िवादी सदस्यों का बोलबाला था। ठीक है। रूढ़िवादी सदस्यों का बोलबाला था। और इसी समय सैमुअल होअर, होर या होअर, भारत का मंत्री या कह सकते हैं गृह सचिव नियुक्त किया गया था, जो कि घोर दक्षिणपंथी था। ठीक है। बात समझेंगे आप लोग, क्यों गांधी जी को ऐसा महसूस हो रहा था, उनको विशेष उम्मीद क्यों नहीं थी। बातें हमने देख ली, दो बातें यहाँ पे देख ली हमने। तो चर्चिल पहले से विरोध कर रहा था कि आपने कांग्रेस को अपने बराबर में कैसे बिठा लिया। दूसरा आप देखेंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड नेतृत्व में लेबर पार्टी जब ये सत्ता में आई, तो यहाँ पे बहुत सारी रूढ़िवादी लोग इसमें शामिल थे, सदस्य थे, और उसमें सबसे खतरनाक सैमुअल होल था। ठीक है। सैमुअल होल जो कि इस समय भारत का गृह सचिव था और जो ये मंत्री था, ये घोर दक्षिणपंथी था, चर्चिल से भी ज्यादा। तो एक तो इस यहाँ से उनको उम्मीद धूमिल लग रही थी कि इनका अड़ियल रवैया था, सबसे पहली बात। ठीक है। आपने भाई समझौता किया वहां पे भारत में, और उसके लिए आपने एक तो गोलमेज सम्मेलन बुला ही लिया था, उसमें हम शामिल नहीं हुए। दूसरा आपने समझौता करके हमको बुलाया, और इसके बाद में भी
जब देखा कि इस तरह का व्यवहार हो रहा है वहां पे, जो कि सरकार के द्वारा ही व्यवहार हो रहा है, सरकार के मंत्रियों के द्वारा इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो फिर उम्मीद कहाँ लगाई जा सकती थी? कोई विशेष उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा विस्तार से जाना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और भी है कुछ, देख लीजिए, जाना जरूरी है भाई, क्या है इसमें। और भी है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्यों गांधी जी को ऐसा लग रहा था, विशेष उम्मीद क्यों नहीं थी? जानना जरूरी है इसको भी, विशेष उम्मीद क्यों नहीं थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतः रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक एवं ब्रिटिश राजभक्तों, यहाँ पे ध्यान रखें, कट रहा होगा, कट रहा है कि आ रहा है? आ रहा होगा, चलो मैं पढ़ देता हूँ जैसे कि, ठीक है, ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे। मुद्दा समझ लेना एकदम से। तो गांधी जी को यहाँ से भी लग रहा है कि भाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो डामाडोल है, इसमें कुछ विशेष कुछ मिलने वाला है नहीं, कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। क्यों? रूढ़िवादिता भरी हुई थी, प्रतिक्रियावादी लोग थे। हाँ, प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए थे, और जिनका उपयोग साम्राज्यवादी सरकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है, अलग अलग हैं सारे दल, एक साथ तो आई ही नहीं है। साथ ही क्या किया गया, साथ ही साथ देखेंगे, सरकार का मकसद था कि हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त किया जाए। वो सब लेके, किसको लेके? वो रूढ़िवादी सदस्य थे, वो प्रतिक्रियावादी, वो सांप्रदायिक, वो ब्रिटिश राजभक्त। तो ये सब एकदम से ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसा है, कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है, सबके अपने 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 विचार लेके आए हुए हैं, सबके अपने अपने मामले हैं। तो यहाँ पे पूरा एकदम से गांधी जी को घेर के बैठे हुए थे कि ठीक है, गांधी जी को हम किसी भी मोर्चे पे क्या है, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो यहाँ से भी गांधी जी को लग रहा है कि कोई विशेष जो है क्या, तो हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त करने की योजना बनाई गई, सबको इकट्ठा करके, दक्षिणपंथी, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक, ब्रिटिश राजभक्त, सबको मिला के जैसे परास्त करने की जैसे ही इस तरह से योजना बनाई, तो गांधी जी ने तुरंत अनुमान लगा लिया कोई विशेष यहाँ पे हल नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो एक तो ये थोड़ा सा और विस्तार से एक पॉइंट जान लेते हैं, और क्या हुआ, गांधी जी को ऐसा क्यों महसूस हुआ। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया। आप देखिए ना, उधर अंबेडकर जी, इधर मुस्लिम लीग, ठीक है, उधर हिंदू महासभा। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे भी गांधी जी को महसूस होने लगा था, क्या महसूस हुआ था कि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया। मुसलमानों, ईसाई, आंग्ल भारतीयों, दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग प्रारंभ कर दी यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया गांधी जी को कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे, और ये सभी आपस में मिलकर अल्पसंख्यक गठजोड़ के रूप में संगठित हो गए। किंतु गांधी जी ने सांप्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया हुआ। जब ये सारे लोग मिल गए एक साथ में और एक अल्पसंख्यक गठजोड़ बनता हुआ दिखा, गांधी जी डमाडोल नहीं हुए, बिल्कुल सही। गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम कोई ऐसे प्रस्ताव को का समर्थन नहीं कर सकते हैं जिसका आधार जो है वो कैसा हो, सांप्रदायिक। ठीक है, गांधी समझ गए थे चीजें। फिर एक और मुद्दा है यहाँ पे कि गांधी जी को और क्यों लग रहा था ऐसा, कि राष्ट्रीय रजवाड़े भी संघ बनाने में या संघ बनाने के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। क्योंकि आपने देखा हुआ उधर कि एक संघ का निर्माण किया जाएगा, तो संघ बनाने के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। मुख्यतः हुआ क्या है, मुख्यतः उस स्थिति में जब सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर कांग्रेस केंद्र में सरकार का गठन करे। तो यहाँ भाई जब कहा जा रहा है कि भाई एक संघ बनाया जाएगा सभी रजवाड़ों को मिलाते हुए, तो अब जैसे सरकार बनेगी तो अलग हो जाओगे क्या? तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये कहा गया साफ साफ, जो रजवाड़े उन्होंने मना कर दिया था कि भाई जब कांग्रेस सरकार में आएगी या सरकार का गठन किया जाएगा तो हम जो है उस संघ में शामिल नहीं होंगे। कोई विशेष उत्साहित नहीं थे वो लोग। तो यहाँ पे गांधी जी समझ गए कि यहाँ पे एकता की बात नहीं हो रही है, अब बांटने की बात हो रही है। इसी वजह से ये गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया हुआ है। यहाँ पे सांप्रदायिक आधार पे सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, और इसी की प्रतिक्रिया में आप देखेंगे अभी वो गांधी जी क्या करेंगे, जाके हरिजन और उनके बीच में जो पूना पैक्ट होगा, जाके किसके बीच में, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम लोग करेंगे जाके। ठीक है, तो सांप्रदायिक आधार यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा था। गांधी जी को लग गया था कि कोई विशेष यहाँ पे परिणाम नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है, कोई विशेष उम्मीद उनको नहीं थी।
ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा विस्तार से जान लिया हुआ, मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई, ये चीज बस यहाँ पे यही तक था कि भाई गांधी जी को ऐसा लग गया था। अब वहां पे रेजिंग मैकडोनाल्ड इनकी घोषणा देखते हैं, प्रधानमंत्री डोनाल्ड साहब कहते हैं कुछ यहाँ पे उन्होंने घोषणा की हुई थी, कहते हैं कि सबसे पहले को ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, दो मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत एवं एक सिंध का गठन करना। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, दो मुस्लिम प्रांत, वो याद करो, उधर पेशावर वाला एरिया, ये सीमांत गांधी वाला एरिया क्या था, नॉर्थ वेस्ट का इलाका, सीमांत प्रांत, और इसके बाद में ये सिंध का एरिया, यहाँ पे इनको क्या करना है, दो इन्होंने बोला कि मुस्लिम राज्य में गठन करेंगे। अपना वही पृथक निर्वाचन की प्रणाली को लेते, अल्पसंख्यक गुटबाजी को लेते हुए उन्होंने ये घोषणा कर दी, सबसे पहला। दूसरा, वो कहते हैं कि भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना करेंगे, इसको भी याद रखेंगे। और तीसरे मुद्दे पे हम बात करते हैं कि तीन विशेषज्ञ समितियों की यहाँ पे स्थापना की बात कही है या गठन की बात कही है। पहला वित्त है, दूसरा मताधिकार है, और राज्यों संबंधी समितियों का गठन करना, कि राज्य क्या करना है, कैसे उनका गठन करना है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये तो तीन विशेषज्ञ समितियों की बात करते हैं। और अंत में एक बात और है, उन्होंने वो कहते हैं कि और क्या घोषणा की उन्होंने, कि यदि भारतीयों में सहमत नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय, कम्युनल अवार्ड जिसको हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा बोल दिया गया कि अगर सहमति नहीं बनी सारे दलों में, भारतीयों में जो भी दल गए थे वहां पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर सर्वसम्मत से सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर देंगे कि सबको ये मंजूर है। और इसी के साथ क्या हुआ, और इसी के साथ मित्रों द्वितीय गोल में समाप्त होता है, गांधी जी वापस आ जाते हैं। बातें समझ में आ गई आपको पूरी, एक दो तीन चार लाइन से एकदम से, इसी के साथ द्वितीय गोल में समान। और गांधी जी जैसा कह रहे थे, सोच रहे थे कि भाई कुछ विशेष नहीं होने वाला है, और वैसा ही गांधी जी वापस आते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। बात समझ में आ गई यहाँ पे, मुद्दा मुद्दा समझ में आ गया, सॉरी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, गांधी जी वापस आ गए, गांधी जी वापस आ गए, सविनय अवज्ञा का दूसरा चरण। हमने देखा द्वितीय सम्मेलन में कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है, हमने देख लिया हुआ है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे, गांधी ऋण समझौते से जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता का मनोबल ऊंचा हुआ, वहीं ब्रिटिश अधिकारी उसे अपमानजनक मान रहे थे। वो याद करो, अभी जब अभी हम लोग देखिए, जस्ट पढ़ के हम लोग आए हुए 2-3 मिनट पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जब गांधी ऋण समझौता हो रहा था तो बड़े उत्साहित थे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी, जैसे कि आपने देखा होगा, चर्चिल टाइप के जो इंसान हैं, ठीक है, सैमुअल हुअर जैसे इंसान, जो कि गृह सचिव है, जो कि भारत मंत्री है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसे अधिकारी वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। अब क्योंकि हुआ क्या है, क्योंकि इस समझौते में कांग्रेस को बराबरी का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे आप देखें, फलता यथा स्थिति में कुछ परिवर्तन आता है जब गांधी जी आए यहाँ से, जब गांधी जी आए यहाँ पे वापस द्वितीय चरण। तो हम लोग इसको बात कर रहे हैं कैसे स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, मैं रूपरेखा बता रहा हूँ इसकी, कि जब गांधी जी वापस आए तो सब लोगों को पता था कि भाई, हमने देखा हुआ था, अपने जो खुशियां थी वो चरम पर थी कि हाँ अब हम बराबरी का हिस्सा मिल गया है। और उधर क्या था, वो ब्रिटिश अधिकारी बड़ा अपमान महसूस कर रहे थे, अपने को छला हुआ महसूस कर रहे थे। फलता हुआ का जब गांधी जी वापस आए तो फिर सरकार की यथास्थिति, फलता यथास्थिति में कुछ परिवर्तन आता है। और साथ ही साथ क्या करता है, जो ब्रिटिश सरकार है वो दमन चक्र चलाती है यहाँ पे, साथ ही साथ कुछ दमन चक्र भी चलाती है यहाँ पे, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जाके, क्या दमन चक्र चलता है और यथास्थिति में सरकार की क्या परिवर्तन आता है जब कोई परिणाम नहीं निकला हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही हैं जब कोई परिणाम नहीं निकला है और गांधी जी अपने घर आ गए हुए, ठीक है। तो ये मुद्दे अभी हम लोग रूपरेखा समझी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि जब गांधी जी वापस आए हुए हैं तो इसके बाद में क्या क्या यहाँ पे यथास्थिति, सरकार की यथास्थिति में परिवर्तन क्या हुआ है, बात करते हैं नेक्स्ट पेज। परिवर्तित रुख के तहत ब्रिटिश सरकार के 3 प्रावधान, जो उसने अपना रुख बदला हुआ है, क्या क्या है।
पहला कि गांधी जी को पुनः कोई जन आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सबसे पहला मुद्दा। ठीक है, एकदम से कड़ी जुड़ रही है। कैसे? फिर इसके बाद में दूसरा मुद्दा है कि कांग्रेस की सद्भावना आवश्यक नहीं है, अपितु इसके स्थान पर उन लोगों का सहयोग एवं समर्थन अति आवश्यक है जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध हुकूमत का साथ दिया है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे, सरकारी सेवक एवं राजभक्त। बात समझ में आ गई? कांग्रेस की सद्भावना आवश्यक नहीं है, उनका सहयोग करना और समर्थन करना अति आवश्यक है जिसने क्या किया है, हुकूमत का साथ दिया हुआ है। और वो कौन से? राजभक्त। तो यहाँ पे तीसरा, सॉरी, दूसरा प्रावधान उसने किया जो सरकार का रूप में परिवर्तन आया हुआ है। और तीसरा यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन का अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित एवं संगठित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये तीन मुद्दे जो है ये सरकार के रुख को स्पष्ट करते हैं। गांधी जी जब जैसे ही कोई परिणाम नहीं निकला, गांधी जी यहाँ पे आए तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब दमन चक्र के तहत क्या क्या हुआ, देखो दमन चक्र के तहत उसी के साथ हो रहा है सारी चीजें, जैसे वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और वो उधर हो रहा है। ठीक है, और नया वायसराय वेलिंगटन मौके की ताक में था कि जैसे ही भरे बैठा हुआ था, बिल्कुल कैसा था, भरा बैठा हुआ था कि भाई ये कैसे हो गया। नया वायसराय वेलिंगटन मौके की ताक में था। दूसरा गोल में सम्मेलन विफल होने की सूचना मिलते ही उसने दमन चक्र जारी कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खां जैसे तमाम नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए और सितंबर 1931 में हिजली जेल में राजनीतिक बंदियों पर गोली चलाई गई जिसमें 2 की मृत्यु हुई। तो इस तरह से यहाँ पे ये दमन चक्र चल रहा है। और इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, 28 दिसंबर को गांधी जी वापस मुंबई आ गए। अगले ही दिन उन्होंने क्या किया हुआ है, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, और जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया। और गांधी जी ने वायसराय एक साक्षात्कार करने की पेशकश की, परंतु वायसराय ने इससे इनकार कर दिया। और वो दिन कौन सा था? 31 दिसंबर 1931 को। इसके बाद में 4 जनवरी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब 4 जनवरी 1900, ठीक है। तो ये इधर जो है उधर दमन चक्र चलाया गया। गांधी जी ने आए तुरंत ही एकदम से, ये वो उधर जैसे विफल सूचना मिल गई उधर से कि भाई देखो अभी तो विफल हो गया है, तो इधर दमन चक्र चल रहा है। फिर गांधी जी जैसे ही आते हैं तुरंत क्या करते हैं, आगे गांधी जी तुरंत आते हैं यहाँ पे, वो प्रति सविनय अवज्ञा का द्वितीय चरण जो प्रारंभ करते हैं 28 दिसंबर। इसके अगले दिन 29 दिसंबर को 29 दिसंबर 1931 को इसका द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। और इसके बाद में ये वायसराय से मिलने की बात करते हैं, लेकिन वायसराय मिलने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। ठीक है, साक्षात्कार नहीं, इंटरव्यू करने से मना करते हैं। अब क्या होता है, इसी के बीच में अध्यादेशों का राज आता है और ये अध्यादेश बड़े ही दमनकारी हैं। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन पर पूर्ण रूप से हमला प्रारंभ कर दिया। प्रशासन को असीमित और मनमानी शक्तियां देने वाले कई अध्यादेश यहाँ पे जारी किए गए। नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत कर दी गई और बड़ी मात्रा में देखेंगे 80 से 90 हजार जो है, गांधी जी के साथ में 80 से 90 हजार लोग जो है वो जेल में ठूस दिए गए थे। सभी स्तरों पर कांग्रेस की के संगठनों पर को प्रतिबंधित कर दिया गया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया था और कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोगों को यातनाएं दी गई थी, बड़ी बुरी तरह से यातनाएं दी गई थी। नागरिक अधिकारों को समाप्त कर या संपत्तियां कुर्क करने का यहाँ पे ऐलान या फरमान जारी कर दिया गया था। गांधी जी के आश्रम तक पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार ने इन दमन का शिकार महिलाएं भी हुई, कई सारी महिलाओं पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई थी, दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। प्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, राष्ट्रीय साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये अध्यादेश यहाँ पे जैसे ही पारित हुए हैं, तमाम सारे अध्यादेश हुए तो उनके तहत ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, गांधी जी को जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। उधर अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ओके, अब बात करते हैं अंत में जन प्रतिक्रिया के बावजूद सविनय अवज्ञा वापस क्यों लिया गया भाई? जन प्रतिक्रिया हो रही थी, इसके बावजूद भी सविनय अवज्ञा को वापस ले लिया गया, क्योंकि बात करते हैं अब जन प्रतिक्रिया कैसी थी। गांधी जी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया
फिर वही सारी चीजें, वन नियमों का उल्लंघन, ठीक है, धावा बोलना जाके नमक फैक्ट्रियों में, गुप्त एक तरह से रेडियो ट्रांजिस्टर चलाना, और यहाँ पे कहाँ पे, बम्बई में, ठीक है, गुप्त तरीके से रेडियो ट्रांसमीटर, तमाम सारी चीजें इसकी स्थापना करना, टैक्स ना देना, ठीक है, चौकीदारी कर नहीं देना। बहुत सारी जैसे ही इनको 4 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है, इतनी ज्यादा जन प्रतिक्रिया हो रही है। और इसके बाद में आप देखेंगे कुछ ऐसे एरिया थे जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में, द्वितीय चरण में, कश्मीर और इधर आप देखेंगे कि ये जो अलवर का इलाका था, यहाँ भी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो तमाम सारी ऐसी जगह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और इसके बावजूद भी इनकी जो जन प्रतिक्रिया है इसको सराहा गया, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। अंत में जन प्रतिक्रिया के बावजूद सबने अवज्ञा आंदोलन वापस, क्योंकि यह जन आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक खिंच नहीं सका, ठीक है, खिंच सका, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, खिंच नहीं सका, ठीक है। पहली बात, गांधी जी तो अन्य राष्ट्रवादी नेता जन प्रतिक्रिया को संगठित करने में पर्याप्त समय नहीं दे सके, जनता असंगठित एवं अपरिपक्व थी, ठीक है। ये जो भी आंदोलन कर रही थी सारी जनता कैसी थी, क्योंकि आपने देखो गांधी जी की कैसे वो सर जितने भी होते हैं, आप कहेंगे कि जितने भी आंदोलन होंगे कैसे होंगे, ये एक तरह से कार्यक्रम प्रधान होते थे। तो कार्यक्रम प्रधान जब होते थे और गांधी जी आए, आनंद फानंद में इन्होंने क्या किया हुआ था, तुरंत ही उस दूसरे दिन ही कार्यकारिणी की बैठक हुई और उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उसकी कोई रूपरेखा नहीं बनाई गई थी कि कैसे क्या करना है, और जनता को पूरी तरह से पता भी नहीं था कि भाई इस दिन हम आएंगे और इस दिन जो है आपको ये आंदोलन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया जनता को पता ही नहीं थी। तो जनता कैसी थी, तो असंगठित जनता थी, दूसरी थक भी गई थी, तीसरी यहाँ पे अपरिपक्व थी, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि गांधी जी ने पर्याप्त समय भी नहीं दिया था जन प्रतिक्रिया को संगठित करने का, कि कैसे करना है, क्या क्या चीज, क्या हथियार अपनाने पड़ेंगे, क्या माध्यम अपनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो विरोध स्वरूप। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी, इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो अंततः वापस लेना पड़ा। मतलब क्यों वापस हुआ, ये इसी वजह से हुआ। अंततः अप्रैल 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। यद्यपि गांधी जी के निर्णय से जनता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा जरूर हुई थी, अवश्य हुई, किंतु इसमें कांग्रेस की प्रतिनिष्ठा कम नहीं हुई। उन्होंने वास्तविक रूप से ना सही, दिल से स्वतंत्रता का संघर्ष अवश्य जीत लिया हुआ था। बहुत अच्छा महसूस करते हैं, देखो स्वतंत्रता सेनानी वो जो ऐसे लड़े, आप इतिहास पढ़ो अगर दिल से पढ़ो तो लगता है कि वो देखो किस तरह से लड़ते थे, किस तरह से अ, अपने ही देश में बोल रहे थे कि हमें स्वतंत्र कर दो, सोचो। और इतना आप कह सकते हैं 7-8 करोड़ 9 करोड़ जनसंख्या, वो मुट्ठी भर, सोचो अब कैसी बीतती हुई जब आपको अपने घर में कोई कैद करके रखे, बोले कि ठीक है हमें आजाद कर दो। ये चीज यहाँ पे आप पढ़ोगे तो बड़ा वैसा लगता है। आप इस समय इसी वजह से आप देखेंगे, लिख रहा है यहाँ पे लास्ट में कि वास्तविक रूप से ना सही, दिल से स्वतंत्रता का संघर्ष अवश्य जीत लिया हुआ था, क्योंकि हमने बराबरी का दर्जा स्टैंड पा लिया हुआ था, हम सरकार से नेगोशिएट कर रहे थे जाके, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आप देखते, तो ये हमने देख लिया हुआ सारे मुद्दे। आप सांप्रदायिक निर्णय, पूना समझौता, यहाँ से कल करेंगे, कल मतलब मंडे को, ठीक है, मंडे को करेंगे इसको, ठीक है। मुद्दा समझ में आ गया, सारे हमने चीजें देख ली हुई है लाइन से एकदम से, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, कौन शामिल हुआ है कौन नहीं शामिल हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे आपने देख लिए हुए हैं। एक बार फिर से जरा सी देर में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। गोल में सम्मेलन हुआ है 7 सितंबर, गांधी जी, कोई यहाँ पे जानकारी, मतलब यहाँ पे सामान्य जानकारी हमने देख ली हुई है, ये सामान्य जानकारी पूरी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन इसमें शामिल हुआ है, शामिल व्यक्ति और शामिल अन्य वर्ग कांग्रेस के अलावा, दल, दलित, हिंदू, लीग, उदारवादी, महिला और व्यवसाय, ये सारे लोग आप नाम याद रख लेंगे। इसके बाद में तमाम और भी इसमें गांधी जी को क्यों ऐसा लग रहा था, वो चर्चिल और भी कुछ जानकारी जानना जरूरी है भाई। रैद में रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा कि भाई अगर सहमति नहीं बन पाई तो हम सांप्रदायिक निर्णय घोषणा कर देंगे। सम्मेलन समाप्त हुआ, जैसे शुरू हो रहा था हमने देखा हुआ है।
ये सारी क्या पता चल गया। तो यहाँ पे तमाम सारे ये आप देखिए सरकार के रूप में परिवर्तन हुआ है, साथ ही दमन चक्र भी चला हुआ है। ब्रिटिश रूप में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, 3 तरह के उन्होंने प्रावधान कर दिए कि ठीक है, योजना बनाई हुई थी, उसके तहत परिवर्तित रूप में दमन चक्र ऐसे चल रहा था। सविनय अवज्ञा इधर प्रारंभ हुआ, पेशकश की गई गांधी द्वारा, वायसराय ने इनकार कर दिया। अध्यादेशों का राज यहाँ पे इस तरह से चला हुआ है, दमनकारी प्रक्रिया, ठीक है। फिर इसके बाद में अंततः गांधी जी ने क्या किया हुआ, इसको वापस ले लिया। और इस बीच में जनप्रतियां तमाम ने बता दी आपको, नमक सत्याग्रह, चौकीदारी टैक्स ना देना, लगान ना देना, और अलवर जैसे कश्मीर में जो पहले नहीं हुआ था, अब हुआ, जाके यहाँ पे तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बम्बई में गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया था, वगैरह वगैरह तमाम सारी चीजें, जो भी हथकंडे सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले चरण में अपनाए गए थे, वही यहाँ पे फिर इसके बाद में ये सारी चीजें। और जनता पूरी तरह से अभी मतलब समय नहीं दे पाएंगे थे गांधी जी, तो जन प्रतिक्रिया को संगठित करने में भी पर्याप्त समय न देने की वजह से भी गांधी जी को इसको वापस लेना पड़ा। तो अप्रैल 1934 में गांधी जी ने इसको वापस लिया, ठीक है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे मित्रों, खूब शेयर करते रहे। हम लोग कल करेंगे समटाइम मतलब मंडे को, कल मतलब यहाँ से कल करेंगे, मतलब कल मतलब मंडे को करेंगे। और आप लोग बढ़िया से स्वस्थ रहिए, एग्जाम देते रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। साथ में मुझे भी थोड़ा कुछ सब्सक्राइब और लाइक वाइक करते रहे, तो टॉप पे वीडियो रहेगा। अब क्या विनती कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसा करते रहें। वीडियो अच्छा लग रहा हो इसको लाइक भी करते रहिए, टॉप पे रहेगा। और भी क्रिएटिव आइडियाज तमाम सारे, ठीक है। अनअकैडमी 2.0 मित्रों 20 और 21 को होने वाला है। इसमें आप देखिए स्पीकर्स हैं बहुत सारे, तमाम सारे स्पीकर्स हैं, ठीक है। प्रतिष्ठित है बहुत ज़्यादा, आईएएस से लेके राजनीतिक तक, क्रिकेटर तक यहाँ पे कभी तक शामिल होंगे। तो आप लोग यहाँ पे अपने विचार वहाँ पे मैच कर सकते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा है भी, तो इनके वक्तव्य आप सुन सकते हैं, ठीक है, स्पीच सुन सकते हैं मित्रों। इसको सब्सक्राइब भी करते चले प्लीज। अगर सब्सक्राइब करना हो तो आप लोग 10% डिस्काउंट के साथ में सब्सक्राइब करें, मेरा कोड यूज कर लेंगे AMR10। पीडीएफ चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप क्वेश्चन लिखकर भेजना चाहते हैं तो अनअकैडमी अंडरस्कोर अमित कपूर मेरा टेलीग्राम लिंक है। और क्लासेस करते रहिए 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे, ये टेलीग्राम ओ सॉरी ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, सारा एमसीक्यूज होता है, कहीं पे भी आप पढ़े एमसीक्यूज यहाँ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 बजे 4, 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। नमस्कार एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।